तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर स्वागत है आप सबका हमारी यूट्यूब चैनल में। और आज हम अपने वीडियो सीरीज का दूसरा हिस्सा एग्जाम एक्सप्रेस का लेके आए हैं, जिसमें एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल ऑनवर्ड्स उसके आगे के चैप्टर्स को हम लोग कवर करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस बार सबसे पहले हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से एक क्वेश्चन को डेफिनेटली आना है, एक क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से आना ही आना है। और एकेडमिक ईयर 2020-21 में एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स डिलीटेड पोर्शन है, तो इस बार सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है एक्सरसाइज फर्स्ट से आने के क्वेश्चंस। और इसमें बहुत कुछ गेस कराने की जरूरत है नहीं, क्योंकि एक ही एक्सरसाइज आपको पढ़ना है एनसीईआरटी का, वो फर्स्ट एक्सरसाइज आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए तो एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। तो फिर भी एग्जाम्पल के तौर पे हम दो क्वेश्चन यहाँ पे रखे हैं जो थोड़े इंपॉर्टेंट टाइप के लगे हमको। कई बार पूछा गया 2015 में पूछा गया, 2013 और 12 में पूछा गया है ये दूसरा क्वेश्चन। तो फर्स्ट है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय सर्कल x² + y² = 16 एंड लाइन √3y = x इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब देखिए सबसे पहले आपको कर्व का आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए, कर्व स्केचिंग आनी चाहिए। ये जो फिगर गिवन है ये सर्कल है, इसमें तो लिखा है ये सर्कल, तो आप आसानी से निकाल दोगे। एक सर्कल बनाओगे और जिसकी रेडियस कितनी है x² + y² = a² होता है, तो a² में 16 लिखा है तो a = होगा 4, यानी इसकी रेडियस 4 होगी। और जो दूसरी लाइन है यहाँ पे ध्यान दो, x = 0 पुट करेंगे तो y = 0 मिलेगा, यानी ये ओरिजिन से पास करने वाली लाइन है। अगर y = mx + c के रूप में इसको लिखेंगे तो y = मिलेगा 1/√3x, यानी कि 30 डिग्री का एंगल बनाती हुई ये लाइन होगी। अब हम क्या करेंगे, लाइन का ये जो सर्कल का इक्वेशन है और इस लाइन के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है। तो y = xy√3 इस इक्वेशन में रख दीजिए। जब यहां पे रखेंगे तो हमें मिलेगा क्या, x² + x²/3 = 16, 4x² = 48, when x² = 48 12 मिलेगा, तो x = मिलेगा 2√3। x = क्या मिलेगा 2√3, मींस एक बाउंड्री हमें मिल गई यहां x = 2√3। अब हम आसानी से इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया निकाल सकते हैं। कैसे निकालना होगा, यही है ना एरिया इसके फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो पहली एरिया है 0 to 2√3 और किसके नीचे की है, लाइन के नीचे की, तो एरिया = लिखेंगे पहली बाउंड्री हमारी 0 to 2√3 और यहां से किस y की वैल्यू रखना है, ये चूंकि हमारी लाइन के नीचे की एरिया है तो लाइन से जो y की वैल्यू निकलेगी, लाइन के इक्वेशन से y की वैल्यू निकल रही है x/√3, यहां लिखेंगे x/√3 dx प्लस, अब इसके आगे देखो 2√3 to 4, बाउंड्री हमारी क्या है 2√3 to 4 और कौन सी एरिया निकल रही है, अब सर्कल के नीचे की एरिया है। तो सर्कल के इक्वेशन से जो y की वैल्यू होगी, क्या होगी y की वैल्यू, यहां से होगी √16 - x² dx। और बस इस इंटीग्रल को सॉल्व कर लेंगे, जो वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर होगा। तो सॉल्व करने पे ओवरऑल हमारी जो वैल्यू आएगी वो 4π/3² यूनिट आएगी, यानी 4π/3² यूनिट। या आप इंटीग्रेशन में पढ़े हैं कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है। तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया जो थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा मुझे, और सेकंड जो क्वेश्चन है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कर्व का नेम नहीं है, कर्व का नेम गिवन नहीं है। इसमें कह रहा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y = x² एंड y = mod of x। अब यहां ध्यान दो, आपको खुद ही आइडेंटिफाई करना है कि ये कर्व है क्या। y = x² इज अ अपवर्ड पैराबोला, y = x² क्या होता है, अपवर्ड पैराबोला होता है। ये अपवर्ड पैराबोला है और इसमें बाउंडेड किससे, y = mod x। अब यहां ध्यान देना, mod x का मतलब कि x की पॉजिटिव वैल्यू रखे या नेगेटिव वैल्यू रखे, दोनों के लिए y की वैल्यू पॉजिटिव ही मिलने वाली है। तो चाहे इधर कुछ रखे 1 2 3, चाहे इधर कुछ रखे 1 2 3 x एक्सिस पे, y तो हमेशा पॉजिटिव एक्सिस पे ही आएगा। अब इससे बाउंडेड रीजन यही होगा, एरिया बाउंडेड बाय अ लाइन एंड ए कर्व। अब ये हमें निकालनी है एरिया। तो यहां देखो, यहां पे हम लोग आइडेंटिकल है फिगर, दोनों क्वाड्रेंट में बिल्कुल एक जैसा है, सिमेट्री की वजह से लिखेंगे ड्यू टू सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्री, यहां सिमेट्री है इस वजह से हम लिख सकते हैं एरिया इज इक्वल टू, जो एरिया हमें चाहिए
वो दोनों क्वाड्रेंट में है तो किसी एक क्वाड्रेंट में निकाल के उसका 2 टाइम्स कर देंगे। 2 इंटीग्रल, अब देखो पहले लाइन के नीचे की एरिया निकालेंगे तो लाइन के नीचे पूरी एरिया आएगी, तो हम लाइन के नीचे की एरिया निकालेंगे तो लाइन से इक्वेशन की y 2 माइनस, अब उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कर्व के नीचे की एरिया को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बचेगा इन दोनों के बीच का बाउंड्री रीजन y1 dx। अब बाउंड्री की जरूरत है, बाउंड्री कैसे मिलेगा, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए। पहला है y x² और दूसरा पॉजिटिव x एक्सिस की डायरेक्शन में अगर देखें तो इसकी वैल्यू आएगी y x when x is greater than 0 and y minus when x is less than 0। तो हम प्लस वाला ले रहे हैं पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो आएगा x, अब यहाँ पे रख दो x x² then x 1, x क्या है 1, तो यहाँ से हम बाउंड्री लगाएंगे 0 to 1। अब ये हो जाएगा हमारा 2 0 to 1 y2 minus y1, y2 की वैल्यू कितनी है x माइनस y1 की वैल्यू कितनी है x², यानी फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू है x², सेकंड इक्वेशन से y की वैल्यू है x dx। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करने पर जो भी आएगा वैल्यू वही हमारा आंसर होगा। तो देखते हैं क्या आने वाली है वैल्यू यहाँ पे, तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है 2x² माइनस x³ 0 to 1, यहाँ पे वैल्यू रखो 1/2 माइनस 1/3 और जब 0 रखेंगे तब तो दोनों वैल्यू 0 आएगी, तो ये आ रहा है हमारा 2 × 1/6 इज इक्वल टू 1/3 स्क्वायर यूनिट, ये हमारा आंसर होगा 1/3 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से आपको फिगर ड्रा करके डायग्राम बना के ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये था हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। अब हम चलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में डेफिनेटली जान लीजिए कि दो छोटे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, छोटे क्वेश्चन आने ही आने हैं। एक तो आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए पूछा जाएगा, किसी भी इक्वेशन कोई भी हमें गिवन होगा एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना आपको बहुत पहले से सिखाया गया है। इंटीग्रेटिंग जैसे इस टाइप का होगा y प्लस dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q टाइप का, वेयर p and q आर फंक्शंस ऑफ x, ये दोनों कांस्टेंट या फंक्शन ऑफ x हो सकते हैं। तो यहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं हम लोग, e⁻p dx। यहां से जो वैल्यू आएगी, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई सिंपल इक्वेशन हम लेते हैं y dy/dx प्लस y इज इक्वल टू x, तो यहाँ से सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू क्या आ रही है 1, y का कोएफिशिएंट है 1, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा हो जाएगा e⁻1 dx इज इक्वल टू e⁻x। तो सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछेगा तो 1 मार्क का क्वेश्चन पूछेगा और हम इस तरह से क्या कंपेयर करके निकाल सकते हैं। दूसरा भी एक इसका फॉर्म होता है dx/dy प्लस px इज इक्वल टू q। तो ये जो टाइप होता है ये इस बार हमारे फंक्शन से हमारे सिलेबस से रिमूव हो चुका है। वहां पे अगर रहता भी है तो यहाँ dy आता है, लेकिन इस बार हमारे सिलेबस से डिलीट हो चुका है। तो इसी के बेस को इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा जाएगा आपसे। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ऑर्डर एंड डिग्री, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री या ऑर्डर पूछी जा सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे पूछी जाएगी dy/dx² प्लस cos dy/dx प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर तो 2 है, सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ है 2 टाइम्स तो 2 है, लेकिन डिग्री के लिए देखना होता है कि पहले ये लीनियरली लिखा है कि नहीं, लीनियर है कि नहीं dy/dx के फॉर्म में। तो अगर cos dy/dx हो, e⁻dy/dx हो, log dy/dx हो, तो इस टाइप से ये लीनियर नहीं होता है। तो यहाँ cos dy/dx है, एंगल में आया है dy/dx, तो ये लीनियर फंक्शन नहीं है इसमें। तो इस केस में dy/dx हम कहते हैं कि डिग्री इज नॉट डिफाइंड, इस केस में डिग्री डिफाइंड नहीं होती है। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं रहता, सपोज करिए कि मान लीजिए यहाँ होता x dy/dx प्लस 1, तो अब ये लीनियर है। इस केस में देखते हैं कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर कितना है मैक्सिमम, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर यहाँ 1 है, तो डिग्री हो जाती है 1, 2 नहीं होती, क्योंकि ये इससे ज्यादा हायर डिग्री का ऑर्डर का ये वाला टर्म है और इसी की हमें डिग्री देखनी है, इसी का पावर देखना होता है। लेकिन कब देखना होता है, जब ये लीनियर हो,
dy by dx में लीनियर रखा हो, cos dy by dx, sin dy by dx, tan dy by dx, e to the power dy by dx, a to the power dy by dx, इस टाइप के अगर फंक्शन आ रहे हो तो डिग्री डिफाइंड नहीं होती है। ऑर्डर तो होगा लेकिन डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। तो एक क्वेश्चन डेफिनेटली इससे आएगा। थर्ड क्वेश्चन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन से एक कोई जनरल सॉल्यूशन पूछेगा, जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए कहा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल dy by dx - y = sin x। तो ये पहले वेरिएबल सेपरेबल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पा रहे हैं इसमें, y और x सेपरेट नहीं हो पा रहे हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, दूसरे पर होमोजीनियस पे विचार करेंगे। होमोजीनियस भी अगर नहीं है, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं है क्योंकि x by y में ये होमोजीनियस नहीं है, तब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात सोचेंगे और ये इस फॉर्मेट पे बिल्कुल फिट बैठता है। तो यहाँ से t की वैल्यू हमें मिलती है -1, y का कोएफिशिएंट है -1। तो सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, होगा e to the power -1 dx, e to the power -x हो जाएगा। और जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया तो हमारे पास सॉल्यूशन होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन होता है y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q into y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q into इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। इस फार्मूला में फिट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू यहाँ रख देते हैं और जो भी आएगा q की वैल्यू कितनी है, q की वैल्यू है इसमें जो हमने एग्जांपल लिया है उसमें q की वैल्यू है sin x। तो यहाँ sin x into इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया e to the power -x dx। अब इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व कर लेंगे, जो भी सॉल्यूशन आएगा वही हमारा जनरल सॉल्यूशन होगा प्लस c। जनरल सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन में ये डिफरेंस होता है कि इसमें कांस्टेंट होता है आर्बिट्रेरी और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कांस्टेंट नहीं होता है। तो एक जनरल सॉल्यूशन जनरली पूछा जाता है एग्जाम में। दूसरा है फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब यहाँ पे देखिए बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन है, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे किस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो वेरिएबल सेपरेबल तो है नहीं, dy by dx 1 + x² से सबको डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ होगा 2x/1 + x² into y is equal to 1/1 + x² का होल स्क्वायर। अब ये देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे बिल्कुल फिट बैठ रहा है। dy by dx + py is equal to q से अगर कंपेयर करें तो हमें p की वैल्यू मिल रही है 2x/1 + x² और q की वैल्यू मिल रही है 1/1 + x² का होल स्क्वायर। अब यहाँ से ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e to the power 2x/1 + x² dx। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, सपोज कर लेंगे लेट 1 + x² = t, देन 2x dx = हो जाएगा dt। तब हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएगा e to the power dt/t e to the power log t is equal to e to the power log t होता है t। किसको सपोज किया था हमने 1 + x²। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया 1 + x²। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा आ गया तो हम फार्मूला में फिट बैठा देंगे इसको, y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है 1 + x² इज इक्वल टू इंटीग्रल इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 + x² और हमारा q है 1/1 + x² का होल स्क्वायर dx। तो ये एक कॉमन कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया 1 + y into 1 + x² और ये हो गया dx/1 + x²। तो ये सॉल्यूशन हमें देगा y into 1 + x² is equal to ये tan इनवर्स x का फार्मूला है, tan इनवर्स x इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x प्लस c। ये हमारा इंटीग्रल की वैल्यू है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है इसमें, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में x और y की कुछ वैल्यू गिवन होगी, x = 0 y = 1। सपोज कर लीजिए ये वैल्यू गिवन है, चाहे जो भी गिवन हो। अब x और y की ये वैल्यू जब यहाँ रखेंगे तो c की एक वैल्यू निकल आएगी और c की वही वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। जैसे अगर x = 0 y = 1 इसमें पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, x = 0 पुट करेंगे तो यहाँ मिलेगा y = 1 मिलेगा। 1 into 1 + 0 is equal to tan इनवर्स x = 1 y = 0 पुट करते हैं तो x = जैसा क्वेश्चन में गिवन है आपको वैसा ही करना है। हमने x = 1 y = 0 लिया तो यहाँ पे मिला आपको ये पूरा का पूरा टर्म 0 is equal to tan इनवर्स 1 + c। ये होता है 0 is equal to π/4 plus c की वैल्यू आई -π/4। अब c की ये वैल्यू यहीं पे रिप्लेस कर दीजिए, वहीं पे रख देंगे y into 1 + x² equal to tan इनवर्स x -π/4। ये हमारा आंसर होगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं वेक्टर अलजेब्रा से। चैप्टर 10। तो वेक्टर अलजेब्रा से एक क्वेश्चन डेफिनेटली प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर पे ज्यादातर पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है। इसलिए प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी अगर पूछा जाए तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, ए कुछ आई जे मान लो आई प्लस जे है और बी है आई माइनस जे, सब कुछ तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी अगर पूछा जा रहा है तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी होता है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए डॉट बी अपॉन बी, ये होता है। इस फॉर्मूले में बस बैठा देना है, हमें सेट कर देना, फिट कर देना, मान ए डॉट बी निकाल लेंगे और मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकाल लेंगे, दोनों का रेशियो ले लेंगे, वही प्रोजेक्शन होता है। अब हमें देखना है क्वेश्चन नंबर क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट से कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है या डॉट प्रोडक्ट से पूछा जा सकता है। डॉट प्रोडक्ट आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के 1 होता है, ये आप जानते हैं। तो इसके बेस्ड कोई डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स पूछे जा सकते हैं, जैसे मान लो ए वेक्टर बी वेक्टर में किसी एक की वैल्यू ले ली, ए वेक्टर इक्वल टू 2, बी वेक्टर इक्वल टू √3, देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए डॉट बी इज इक्वल टू मान लो दे दिया 6, अब हमें थीटा निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम जानते हैं कि a डॉट b इज इक्वल टू क्या होता है, a डॉट b इज इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा। तो हम यहां पे वैल्यू रखेंगे 6 इज इक्वल टू 2 into √3 cos थीटा, देन cos थीटा इक्वल टू होगा 6 अपॉन 2 √3। तो cos थीटा इक्वल टू होगा जो भी है √3/3। अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यू आती है तो थीटा की वैल्यू लिखेंगे, अदरवाइज इनवर्स में लिखेंगे थीटा इक्वल टू cos इनवर्स। तो ये वेक्टर अलजेब्रा से क्वेश्चन। अब वेक्टर अलजेब्रा से कुछ ट्रिकी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 8 - b क्रॉस a + b = 2a क्रॉस b प्रूव करना है, बड़ा आसान। लेकिन अगर आपको ट्रिक नहीं मालूम है तो नहीं कर पाएंगे। जैसे स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, a - b क्रॉस a + b, तो ये होगा a क्रॉस a प्लस a क्रॉस b माइनस b क्रॉस a प्लस b माइनस b क्रॉस b। अब हम जानते हैं कि सेम टाइप के जो वेक्टर्स होते हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 आता है, क्योंकि पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, क्योंकि sin 0 की वैल्यू 0 होती है। a क्रॉस b = ab sin थीटा n कैप होता है। तो ये 0 हो गया, ये a क्रॉस b हो गया। a क्रॉस b को माइनस b क्रॉस a और b क्रॉस a को माइनस a क्रॉस b लिख सकते हैं, यानी जब इनका ऑर्डर चेंज करेंगे तो साइन चेंज हो जाता है। तो अगर b क्रॉस a को a क्रॉस b लिखना चाहें तो हम ये प्लस हो जाएगा, प्लस a क्रॉस b, और यहां भी दोनों सेम टाइप के हैं तो 0 होगा। a क्रॉस b प्लस a क्रॉस b कितना होगा, 2a क्रॉस b, और यही प्रूव करना था इसको, तो आसानी से इसको प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर व्हिच दीस आर परपेंडिकुलर। अब देखो 3D की तरफ बढ़ रहे हैं, 3D में इससे डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर आपके लिए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिर्फ फार्मूला पे फिट करना है और आपका आंसर आएगा। तो यहाँ देखिए, जो हमें हमारे पास 2 लाइन का इक्वेशन लिखा है, तो सबसे पहले यहाँ देखने वाली ये बात है कि इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लिखना होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए ये x - x1 इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, x - x1 अपॉन a, 1 y - y1 अपॉन b1, z - z1 अपॉन c1, इसी तरह से x - x2 अपॉन a2, x - x2 अपॉन a2, y - y2 अपॉन b2 एंड z - z1 अपॉन c2। ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं, यहाँ 1 - x लिखा है। तो क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए -1 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा हमारा x - 1 अपॉन -3 इज इक्वल टू, यहाँ 7 आ रहा है जबकि मल्टीपल में कुछ नहीं होना चाहिए, तो 7 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे, तो y - 2 अपॉन p/7, z - 3, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, z - 3 अपॉन 2, एंड दूसरा इक्वेशन है 7 - 7x। तो यहाँ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो मल्टीपल भी है और उल्टे क्रम में है, तो -7 से दोनों को डिवाइड करो, -7 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये +x बन जाएगा, और ये होगा -1 अपॉन यहाँ -3/7 p हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये स्टैंडर्ड है y - 5 अपॉन 1, और ये इसमें -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो z - 6 अपॉन -5 बन जाएगा। अब हमें पता है कि परपेंडिकुलरिटी का कंडीशन है a1 * b1 * c1 c2 = 0। यहाँ रखेंगे a1 है -3, a2 है -3/7p, a2 है 3/7, b2 है
1, C2 है 2 और C1 है 2 और C2 है -5 इज इक्वल टू 0 रखेंगे। यहाँ पे हो गया 9/7p प्लस 1/7p इज इक्वल टू प्लस 10, -10 10 उधर जाएगा तो प्लस 10, देन ये 9 + 1 10p/7 इज इक्वल टू 10, 10 से 10 कटेगा, p इज इक्वल टू हो गया 7, p की वैल्यू 7। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर आता है बोर्ड एग्जाम में जिसमें k की वैल्यू या p की वैल्यू पूछी जाएगी आपसे। परपेंडिकुलरली या पैरेललिज्म का कंडीशन दिया होगा, अगर पैरेललिज्म का कंडीशन है तो कंडीशन रखते हैं a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अगर परपेंडिकुलर है तो रखते हैं a1/a2 + b1/b2 + c1/c2 = 0। तो इसको बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो इस चैप्टर से पूछा ही जा रहा है, जिस टाइप का जरूर आएगा, वो है वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ a line which passes through a given point and normal to the given plane। किसी प्लेन के पैरेलल के नॉर्मल और किसी पॉइंट से पास करने वाली लाइन का इक्वेशन आपसे पूछा जाएगा। r - a = n वेक्टर टाइप से आप देख लेंगे। इस टाइप के ढेर सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में होंगे। अब है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये तो डेफिनेट क्वेश्चन है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से क्वेश्चन आना ही है, आता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, जब टू लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछे तो लाइंस का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में ऐसे होगा a1 + λ_v1 a2 + λ_v2। इसके लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला है, बस फार्मूला आपको याद रखना है, a2 - a1 का v1 क्रॉस v2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ v1 क्रॉस v2। इस फार्मूला पे रखेंगे और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप आसानी से निकाल सकते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन का यही फार्मूला है और इस फार्मूला पे आपको क्वेश्चन निकालना होगा। ये फार्मूला बस याद रखिएगा। अब जो पहले होगा ये a1 होगा, ये a2 होगा, यानी जो बिना लैम्डा और म्यू के होंगे वो a1 a2 होंगे, जो लैम्डा और म्यू के मल्टीपल होंगे वो v1, पहले इक्वेशन वाला v1, दूसरे में v2 ij के कुछ होगा। तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट पहले a2 - a1 प्रोसीजर वाइज निकालेंगे, अलग निकालेंगे, कुछ i के में आएगा, फिर v1 क्रॉस v2 निकालेंगे, कैसे? डिटरमिनेंट मेथड से i के और यहाँ पे दोनों के मल्टीपल लिख लेंगे जो भी होंगे दोनों इक्वेशन में। फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, v1 क्रॉस v2 का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, अंडर रूट में जो भी v1 क्रॉस v2 की वैल्यू आई उसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर का सम करेंगे और फिर तीनों वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। जब पुट करेंगे ये जब देखिए दोनों i के होंगे, ये भी वैल्यू i के होंगी, ये भी i के होंगी, जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा तो कोई रियल नंबर हमें मिलेगा लैम्डा और यहाँ पे कुछ भी मिलेगा, तो इसका जो रेशियो आएगा वही आंसर होगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको होना नहीं है, एनसीईआरटी से 100% रिवीजन करना है इसका। उसके बाद है फाइंड द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार पूछा है, फाइंड द foot of perpendicular from origin to the point to the plane ax + by + cz - d = 0। इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर आता है जिसमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपको कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना होगा। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देखेंगे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, जो इसका आपके लिए नया है, तो इसी पे ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं, इसमें एक केस गिवन है, उसको स्टडी करके आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड देखा जाता है कि इस प्रॉब्लम को पढ़ के आप निर्णय किस तरह से ले पा रहे हैं, क्या आप सही पढ़ने की एबिलिटी आप में है या नहीं, या पढ़ के चीज़ों को प्रॉब्लम को पढ़ने के बाद उसे समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये चेक किया जाता है इसमें। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो आएगा कुछ इस टाइप का होगा, इस तरह का होगा। एज एग्जाम्पल एक क्वेश्चन हम आपके सामने सॉल्व कर रहे हैं। इन एन ऑफिस 3 employees Preet, Ajay and Kat process incoming copies of a certain form। कोई फॉर्म है, इनकमिंग फॉर्म है, उसको 3 पर्सन है, एम्प्लॉय है किसी कंपनी में, प्रीत, अजय और कैट, वो प्रोसेस करते हैं अपने मैनेजर के सामने या फिर बॉस के सामने। प्रीत प्रोसेस 50% ऑफ द फॉर्म्स, अजय प्रोसेस 20% एंड कैट द रिमेनिंग 30%। 50% अकेले प्रीत कर देता है प्रोसेस, अजय 20% ही फाइल प्रोसेस कर पाता है फॉर्म, और जो बचा हुआ 30% है वो कैट करता है। अब जितनी फॉर्म ये लोग प्रोसेस करते हैं उसमें कुछ एरर भी आता है। प्रीत हैज एन एरर रेट 0.06। जो प्रीत का एरर रेट है, सबसे ज्यादा जो फाइल प्रोसेस कर रहा है वो 0.06 है।
अजय जो एरर कर रहा है प्रोसेसिंग में वो 0.04 है और कैफ जो कर रहा है वो 0.03 है। ये क्वेश्चन हमने स्टडी कर लिया, प्रोसेसिंग हो रही है फॉर्म्स की, उसमें कुछ एरर भी आ रहा है, कौन कितना परसेंट एरर कर रहा है या किसके एरर करने की प्रोबेबिलिटी क्या है वो भी गिवन है। अब कुछ क्वेश्चन इस पे बेस्ड है, उनको पढ़ के हमें आंसर देना है। The conditional probability, first a conditional probability that an error is committed processing given that Ajay processed the form. कह रहा है कि the conditional probability that an error is committed in processing given that Ajay processed the file means Ajay जो प्रोसेस कर रहा है फाइल उसमें कोई एरर होने के कितने चांसेस हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को पढ़ने के बाद डेटा नोट कर लेंगे कि बार बार हमें पढ़ने की जरूरत ना पड़े इसको। जब डेटा नोट कर लेंगे तो एक एक क्वेश्चन का आंसर देते चले जाएंगे, टाइम बचा पाएंगे। देखिए अगर हम E1, E2, E3 सपोज कर ले, E1, E2, E3 आर इवेंट्स of processing files forms by Preet, Ajay and Kev। हमने सपोज कर लिया E1 प्रीत के फाइल प्रोसेस करने, फॉर्म प्रोसेस करने की इवेंट है ए, अजय के E2 अजय के द्वारा फॉर्म प्रोसेस करने की इवेंट है और E3 कैफ के द्वारा फॉर्म प्रोसेस करने की इवेंट है। तो P1, P2, P3 कितना होगा, कितना परसेंट फाइल अजय प्रोसेस करता है, पहले हमें ये देखना है। 50% तो 50/100 हो जाएगा, 50% मींस 50/100, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ P हो गई मींस 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ P2 20/100 इक्वल टू 1/5 और ये है 30/100 इक्वल टू 3/10। ये प्रोबेबिलिटी हमने निकाल ली। अब कह रहा है PE/E1 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपने बेस थ्योरम स्टडी किया हुआ है तो आप अच्छी तरह जानते हो कि ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है और बेस थ्योरम से मिलता जुलता है, क्योंकि बहुत सारे ब्रांचेस मिल रहे हैं, सबके साथ कोई ना कोई एक कॉमन इवेंट हो रही है। वो कॉमन इवेंट क्या है, E है, एरर है। तो उस कॉमन इवेंट को E सपोज करेंगे, E is the event of committing an error, एरर कमिट करने की जो इवेंट है उसको हमने E सपोज कर दिया। तो PE/E1 का मतलब E1 हो चुका, तब E हमें बताना है, यानी कि जो प्रीत है उसकी प्रोसेसिंग में कितना एरर है तो वो गिवन है 0.06, ये है 0.06। इसी तरह से अजय की प्रोसेसिंग में कितना एरर है 0.04 और लास्ट है हमारा एरर परसेंट ऑफ या एरर कमिटेड बाय कैफ कितना एरर कमिट कर रहा है 0.02, ये होगा हमारा। अब देखो पहले क्वेश्चन में पूछा ये गया है कि एरर कमिट होता है तो अजय के द्वारा एरर कमिट करने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड एरर कमिटेड प्रोसेस गिवन बाय अजय। तो अजय सेकंड नंबर वाला है E/E2 पूछ रहा है कि एरर को हुआ लेकिन अजय के प्रोसेसिंग में, तो ये कितना गिवन है 0.04। ऑप्शन में हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। फिर सेकंड है द प्रोबेबिलिटी दैट अजय प्रोसेस्ड द फॉर्म एंड कमिटेड एन एरर। अजय प्रोसेस करता है तो एरर कमिट होने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि अजय ही प्रोसेस करता है। अब अजय कितने नंबर पे है 2 नंबर पे, यानी कि फर्स्ट प्रोसेसिंग हो चुकी है। तब सेकंड प्रोबेबिलिटी दैट अजय प्रोसेस्ड द फॉर्म, अजय के प्रोसेस करने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कमिटेड एन एरर एंड और एरर निकल आएंगे। तो अजय के प्रोसेस करने की प्रोबेबिलिटी PE2 है, PE2 की वैल्यू कितनी है 1/5 इनटू PE/E1 और उसमें एरर आता है। कह रहा है देखो अजय ने प्रोसेस किया, तो अजय ने पहले प्रोसेस किया, फिर उसमें अजय के प्रोसेसिंग में एरर कमिट हुआ, तो एरर कमिट अजय की प्रोसेसिंग में हुआ, तो ये होगा PE2 इनटू PE/E2 यानी अजय में ही एरर कमिट हुआ, पहले उसने प्रोसेस किया इनटू दोनों का एक साथ हो रहा है, प्रोसेस कर रहा है एरर कमिट हो रहा है, तो 1/5 इनटू 0.04। अब इसकी वैल्यू 0.4/5 कितनी आने वाली है 0.08 आएगी।
0 है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड में द टोटल प्रोबेबिलिटी कमिटेड एन एरर प्रोसेसिंग फॉर्म, टोटल एरर कितना कमिट हुआ, तो पहले में प्रोसेस किया और एरर कमिट किया और के लिए प्लस लगाते हैं, दूसरे ने प्रोसेस किया तो दूसरे के प्रोसेस करने की प्रोबेबिलिटी इनटू उसमें एरर कमिट करने की प्रोबेबिलिटी और तीसरे ने प्लस कर दिया, फिर यानी या तो पहले ने किया या तो दूसरे ने किया या तो तीसरे ने किया और उसकी एरर कमिट हुई, तभी ना टोटल लिख लिया है टोटल प्रोबेबिलिटी कमिटिंग ऑफ एरर। तो टोटल प्रोबेबिलिटी एरर कमिटिंग का मिलेगा p e1 into p upon e1 p2 into p upon e2 सबका मल्टीप्लाई कर जाएंगे, जैसे 1 का into 0.6 1 का into 0.4 3 by 10 into 0.2 और फाइनली हमें आंसर कौन सा मिलेगा, आंसर हमारा होगा 0.047 है इसका आंसर 0.047, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। और भी इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, और क्या क्वेश्चन बन सकता है, जैसे ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है, द मैनेजर ऑफ कंपनी वांट्स टू डू अ क्वालिटी चेक। अब जो कंपनी का मैनेजर है वो क्वालिटी चेक करना चाहता है। ड्यूरिंग इंस्पेक्शन ही सेलेक्ट अ फॉर्म एट रैंडम, और उसने इस चेकिंग में एक फॉर्म को रैंडमली सेलेक्ट किया फ्रॉम द डेज आउटपुट ऑफ द प्रोसेस, उस दिन का जितना आउटपुट हुआ था प्रोसेसिंग का उसमें से कोई एक फॉर्म सेलेक्ट करता है। इफ द फॉर्म सेलेक्टेड एट रैंडम हैज एन एरर, और उसमें एक एरर मिलता है, तो प्रोबेबिलिटी दैट फॉर्म इज नॉट प्रोसेस्ड बाय प्रीत, कह रहा है कि प्रीत के द्वारा वो सेलेक्ट नहीं किया गया था, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, प्रीत के द्वारा सेलेक्ट नहीं किया गया था। आप यहाँ ध्यान देना, अगर ये पूछता कि प्रीत ने ही उसको सेलेक्ट किया था तो बड़ा आसान हो जाता है, लेकिन प्रीत ने उसको सेलेक्ट नहीं किया है, तो यहाँ पे क्या होगा, हम निकालेंगे प्रीत ने सेलेक्ट नहीं किया है, मतलब p e1 को नहीं रखना है, तो p e2 into p e upon e2 प्लस p e3 into p e upon e3, या तो सेकंड ने यानी कि अजय ने या तो क्या सेलेक्ट किया अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी, इन टोटल प्रोबेबिलिटी का सम कर देंगे। प्रीत ने सेलेक्ट नहीं किया था, मतलब p e1 बार हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी, गलती हुई थी लेकिन इसने नहीं सेलेक्ट किया था, तो नहीं सेलेक्ट करने के लिए हम क्या लेंगे, e1 बार लेंगे और बेस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर e1 ने नहीं सेलेक्ट किया था तो e2 ने या e3 ने किया होगा, वो सिलेक्शन किसका होगा, यानी वो प्रोसेसिंग किसकी होगी, या तो e2 की या तो e3 की, तो p e2 into p e upon e2 p e upon e3 upon sum of total, तो नीचे सम ऑफ टोटल करेंगे तो हमें फाइनली आंसर क्या मिलने वाला है, फाइनली आंसर हमें मिलेगा 17/47, 17/47, और वन ऑफ द ऑप्शंस हमारा ये भी है 17/47। लास्ट में ये भी पूछा जा सकता है, एक और क्वेश्चन बन सकता है इस पे, द वैल्यू ऑफ i is equal to 1 to 3 p e i upon a, i is equal to 1 to 3 p e i upon p e i upon a या e, तो इसमें हमेशा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या आती है, 1। तो इस टाइप के कुछ आपको प्रॉब्लम्स बोर्ड में आने वाले हैं, इस तरह की तैयारी आ जाती है। बेस थ्योरम से रिलेटेड इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं, एक को भी आपको छोड़ना नहीं, 100% सॉल्व करना है एनसीईआरटी को, और उसी से क्वेश्चन आते हैं, बाहर से कुछ नहीं आते, उसमें बेस ऐसे क्वेश्चन ही आ सकते हैं जो बेस थ्योरम का बेस्ड क्वेश्चन था। और इंडिपेंडेंट इवेंट को भी याद रखना है, इंडिपेंडेंट इवेंट में चेक करने के लिए आपको आएगा कि p इंटरसेक्शन f is equal to p into pf, ये इंडिपेंडेंट होने का कंडीशन है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट कोई है या नहीं है ये चेक करने के लिए आता है। तो इस तरह से आपका आज का सेशन खत्म, और आगे भी हम वीडियोस बनाते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर सब्सक्राइब करिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू।